हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? देखो, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, इन दोनों के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर होने वाला परिवर्तन ही भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहलाता है। मतलब धरातल पर हमें क्या दृष्टिगोचर होता है? स्थलाकृतियां। लेकिन उनके बनने में, उनकी उत्पत्ति से लेकर यहां तक पहुंचने में उन्हें बहुत सी शक्तियों और प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है। ठीक है, जैसे शुरुआती बल एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहलाता है, जो सभी प्रकार की स्थलाकृतियों के लिए उत्प्रेरक बल का काम करता है। ठीक है, इस फोर्स के कारण क्या होता है? प्लेटिंग मूव करती है। ठीक है, वॉल्केनिज्म्स होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है। ठीक है, अर्थक्वेक जोन्स बनते हैं सबडक्शन प्रोसेस के कारण। माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस होती है, रिफ्ट वैलीज बनती है, और कुछ विशेष दशाओं में कॉन्टिनेंट्स या फिर प्लेट्यू बनते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पटल विरूपण, डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस से डायस्ट्रोफिज्म होता है, और इसके कारण सतह पर जो स्थलाकृतियां बनती हैं, उन स्थलाकृतियों में जो परिवर्तन आता है वो आता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर जिन एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण परिवर्तन आता है, तो इस परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को कहते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, इसमें सतह के नीचे जो पटल विरूपण वाली प्रक्रिया है उसे कहते हैं अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, और सतह के ऊपर जो ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं उसे कहते हैं बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, और ये दोनों ही इस सतह पर परिवर्तन लाती हैं। इसमें सबसे पहले जानेंगे एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। ठीक है, पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम और थोरियम प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन, ज्वारीय घर्षण और पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा भी अंतर्जनित बलों के निर्माण में सहायक है। कुल मिलाकर बात करें तो पृथ्वी के अंदर से अपार मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलने का प्रयास करती है, और यही एंडोजेनेटिक फोर्स एक उत्प्रेरक बल का काम करती है। किसके लिए? पटल विरूपण के लिए। ठीक है, पटल विरूपण का अर्थ होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी की भूपर्पट्टी यानी कि क्रस्ट पर बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की परत है क्रस्ट, उस क्रस्ट में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को ही पटल विरूपण कहा जाता है। अभी परिवर्तन आता कैसा है? सबसे पहला है प्लेट मूवमेंट। एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण प्लेटें मूव करती हैं। कैसे? कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, कुछ एक दूसरे के सहारे जाती हैं, और कुछ एक दूसरे के पास आती है। ठीक है, तो प्लेटों की इन मूवमेंट के कारण धरातल पर बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं। जैसे अपसारी किनारे से क्या बनती है? मिड ओशनिक रिज बनती है। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में सबडक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसके कारण इसके ऊपर पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। ठीक है, और रूपांतर सीमा पर गहरी खाइयों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्लेट मूवमेंट के कारण पृथ्वी के क्रस्ट में क्या आते हैं? बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। दूसरा चेंजेस क्या है? वॉल्केनिज्म्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हमने जाना था मिड ओशनिक रिज में जो प्लेट बाउंड्रीज है वो कैसी है? डाइवर्जेंट है, अपसारी किनारा है। ठीक है, यहां से ज्वालामुखी लावा का उद्गार होता है, और उसके कारण महासागरीय तल का प्रसार होता है, जिसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जाना था। तो वॉल्केनिज्म में बेसाल्ट लावा धरती की सतह पर आता है और नई सतह का निर्माण करता है। ठीक है, जिसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। लेकिन वोल्केनिज्म में कई बार लावा जो है धरती के अंदर ही जमा होने लगता है। ठीक है, और अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। जैसे जैसे है बैथोलिथ। ठीक है, सबसे बड़ा जो गुंबद है, जो ज्वालामुखी जो मैग्मा का जो जमाव है, गुंबद नुमा जमाव सबसे बड़ा, वो कहलाता है बैथोलिथ। ठीक है ना, इससे छोटा जो जमाव होता है वो कहलाता है लैकोलिथ। ठीक है, ये भी गुंबदनुमा जमाव है लेकिन छोटा है, छोटा आकार में छोटा है। एक है लैपोलिथ, लैपोलिथ जमाव। ठीक है, लैपोलिथ जमाव कैसे है? जो तस्तीरी नुमा जमाव होते हैं, मतलब एक पतली क्षैतिज नुमा जो संरचना में जो जमाव होते हैं तस्तीरी नुमा, वो लैपोलिथ आकृति कहलाती है। ठीक है, एक होता है फैकोलिथ। फैकोलिथ फैकोलिथ जमाव कैसे होते हैं? फैकोलिथ जमाव कहाँ होते हैं? जब कभी अपनति और अवनति के ऊपरी या निचले हिस्सों में जब मैग्मा का जमाव होने लगता है। ठीक है ना,
तो ये जमाव जो है एक तरंगनुमा आकृति में जब जमाव होता है तो उस आकृति को फैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक आकृति बनती है इसमें सिल की। ठीक है, क्षैतिज चादर के रूप में जो जमाव होता है पतले चादर के रूप में, उसे सिल कहते हैं। ठीक है, और एक बनती है इसमें डाइक। डाइक जो है ऊर्ध्वाधर जमाव होते हैं। ठीक है, सिल जो है क्षैतिज जमा होते हैं और डाइक ऊर्ध्वाधर जमा होते हैं। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में लावा अपर सरफेस पर आता है, क्रस्ट को चेंज करता है, लेकिन लेकिन क्रस्ट के अंदर ज्वालामुखी के जमाव से भी विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। ठीक है, कालांतर में क्या होता है, धरती के ऊपर की सतह जब अपर्दित हो जाती है तो ये बैथोलिथ अपर सरफेस पर दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे क्रस्ट को विरूपित करने का काम कर रहे हैं। कौन? वोल्केनिज्म की प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो चेंजेस कैसे आते हैं, अर्थक्वेक जोन्स बनते हैं। ठीक है, हमने जाना था जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर मूव करती हैं तो जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे घुस जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं सबडक्शन। ठीक है, छेपित होना, उसके नीचे घुस जाना। और सबडक्शन की इस प्रोसेस में गहरी खाइयां बनती हैं। ठीक है ना, और इन्हीं गहरी खाइयों के सहारे भूकंपीय ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, जिसके कारण जितने भी एक गहरे भूकंपीय जोन है वो इन्हीं अभिसारी किनारों पर पाए जाते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक जोन्स जो है हमारे क्रस्ट में बहुत बड़ी मात्रा में बदलाव लाते हैं। नेक्स्ट जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं माउंटेन बिल्डिंग से। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर जब दो प्लेटें आपस में मिलती है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, सबडक्शन की जो प्रोसेस होती है तो उसके ऊपर क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, क्रस्ट के ऊपर जो महासागरीय निक्षेप है उन निक्षेपों में वलयाकार आकृति के रूप में पर्वतमालाएं का निर्माण होने लगता है। तो जितनी भी वलित पर्वतमालाएं हैं वो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर मौजूद है। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो बल है वो आमने सामने क्षैतिज दिशा में काम करता है। ठीक है, और इन बलों को पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, ओरोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमारे क्रस्ट में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट चेंजेस है कॉन्टिनेंट्स या प्लेटी बिल्डिंग। इसमें बल जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में काम करता है। जैसे पर्वत के निर्माण में बल क्षैतिज दिशा में काम कर रहा था, इसमें बल ऊर्ध्वाधर दिशा में काम करता है, जिसके कारण भूपर्पट्टी का भाग या तो ऊपर की ओर उठता है या फिर नीचे की ओर धंस जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है महादेशजनक बल, एपिरोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, बड़े बड़े महाद्वीपों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण हमारे जो क्रस्ट है, जो हमारी भूपर्पट्टी है, उसमें बदलाव आते हैं। ठीक है, और बदलाव की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पटल विरूपण, डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है, और इस पटल विरूपण की प्रक्रियाओं को अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, पृथ्वी की सतह के अंदर घटित होती है। ठीक है, लेकिन इस पटल विरूपण के कारण पृथ्वी की सतह के ऊपर क्या निर्मित होती है, स्थलाकृतियां निर्मित होती है। तीन प्रकार की स्थलाकृति होती है। प्रथम श्रेणी की स्थलाकृतियां कौन सी होती है, जितने भी महाद्वीप और महासागर है वो सभी प्रथम श्रेणी की स्थलाकृतियां हैं। द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियां कौन सी है, इन महाद्वीपों पर निर्मित समस्त पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, ये सभी दूसरी श्रेणी की स्थलाकृतियां हैं। और तीसरी श्रेणी की स्थलाकृतियां कौन सी होती हैं, इन पर्वतों पर, इन पठारों पर या इन मैदानों पर निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, गौण स्थलाकृतियां, जैसे वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी। ठीक है, जैसे वाटरफॉल बन जाते हैं, जलप्रपात बन जाते हैं, सर्क बन जाते हैं। ठीक है ना, नदियों में पॉट होल्स बन जाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से गॉर्ज, कैनियन, इस प्रकार के जो स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं वो सभी तीसरी श्रेणी की स्थलाकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन जो ये तीसरी श्रेणी की स्थलाकृतियां हैं, इनके निर्माण के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो कहलाता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जो बल प्रभावी होता है, एक्सोजेनेटिक। ठीक है, एक्सोजेनेटिक का मतलब है बाहर से परिवर्तन। ठीक है, बाहर से मतलब पृथ्वी की सतह के बाहर क्या चीज है सबसे ज्यादा प्रभावी, वायुमंडलीय प्रभाव। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर जलवायु की दशाएं एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, कहीं पर ज्यादा गर्मी वाली जलवायु पाई जाती है, ग्रीष्म जलवायु, कहीं पर शीत जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो इस जलवायु प्रदेश में जो अंतर है वो क्या पैदा करेगा, तापमान संबंधी दशाएं में अंतर पैदा करेगा, वर्षा की दशाओं में अंतर पैदा करेगा। ठीक है, इसके अलावा
वनस्पति का आवरण, ठीक है। बारिश जैसे होगी, तापमान की कंडीशंस जैसे होगी, तो वनस्पति का आवरण वैसे ही होगा। और इसके अलावा उन क्षेत्रों में सूर्यताप, हिम आवरण, पाला, ऊंचाई, ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं किसके अकॉर्डिंग, जलवायु प्रदेशों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बाहर से जो परिवर्तन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो एक कौन सा है, वायुमंडलीय प्रभाव, ठीक है, वायुमंडल का प्रभाव, इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा प्रमुख फैक्टर है शैल संरचना। चट्टानों का अपना महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि चट्टानों के जो फोल्ड है, फॉल्ट्स हैं, ठीक है, उनमें जो क्रैक्स हैं, ज्वाइंट्स हैं, ठीक है, उनमें जो खनिजों की कठोरता है, ये बहुत मैटर करती है स्थलाकृतियों के निर्माण में। आप ऐसे समझ लीजिए कि चूना जो है आसानी से पानी में घुल जाता है, ठीक है, पानी में घुल जाता है, लेकिन लोहा आसानी से नहीं घुल पाता, ठीक है ना। तो जैसे खनिज चट्टानों में मौजूद होगी, वहां पर रिएक्शंस वैसे ही होगा और उनसे निर्मित स्थलाकृतियां वैसे ही बनेंगी, ठीक है ना। तो शेल संरचना अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा जो प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ढाल। देखो, पानी तभी मूव करता है जब वहां पर ढाल होता है, और ढाल की मात्रा जितनी तीव्र होगी, पानी की रफ्तार उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। एक समतल भूमि पर जहां पर ढाल लगभग जीरो है, पानी की रफ्तार जो है बहुत ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ढाल जो है वो बाह्य उत्प्रेरक बल का काम करता है, ठीक है ना, बाह्य उत्प्रेरक बल का काम करता है। ये बाह्य उत्प्रेरक बल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, भू आकृतिक कारकों के लिए, ठीक है, जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो अपरदन करते हैं, इरोजन करते हैं, ठीक है, उसको डिपॉजिट करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है, उन्हें अभी हम जानेंगे। नदी है, पवन है, हिमानी है, ठीक है। तो ये ढाल इन भू आकृतिक प्रक्रमों के लिए एक उत्प्रेरक बल का काम करता है। ढाल की मात्रा तीव्र होगी तो ये भू आकृतिक एजेंट बहुत ही एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, और ढाल की मात्रा मंद होने पर ये भू आकृतिक कारक निष्क्रिय हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ढाल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाह्य उत्प्रेरक बल है, जिस प्रकार आंतरिक उत्प्रेरक बल कौन सा था, आंतरिक उत्प्रेरक बल था वो रेडियो एक्टिव पदार्थों की ऊर्जा, ठीक है, जो ऊर्जा है पृथ्वी के अंदर से निकलती है, वो उत्प्रेरक बल का काम करती है। तो उसी तरीके से ढाल यहाँ पर उत्प्रेरक बल का काम करता है, ठीक है। और ये तीनों ही फैक्टर मिलकर स्थलाकृतियों पर अपना असर डालते हैं, ठीक है। ये स्थलाकृतियों को क्या करते हैं, तोड़ते फोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, और फाइनली सही जगह पर उनको डिपॉजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो भूगोल की भाषा में इसे अपरदन, परिवहन और निक्षेपण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंतर्गत हम इन चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज है अपक्षय। देखिए, अपक्षय के अंतर्गत चट्टानें अपने ही स्थान पर या तो चटकती हैं या पिघल के नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। मतलब अपने ही स्थान पर कोई चट्टान टूटने लगती है, ठीक है, टूट फूट कर चूर्ण हो जाती है, किसके कारण, वायुमंडल की शक्तियों के कारण, ठीक है। तो इस आधार पर अपक्षय तीन प्रकार के होते हैं। पहला इसमें भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में क्या होता है, या तो अत्यधिक गर्मी के कारण या फिर अत्यधिक ठंडी के कारण चट्टानें क्या होती है, टूटने फूटने लगती है, उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। अत्यधिक गर्मी माने दिन में सूर्य ताप के कारण चट्टानें क्या होती है, गर्म हो जाती हैं, और उसके अंदर के जो खनिज है उनका टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो वो खनिज जो है मेल्ट होने लगता है। जैसे सोना मेल्ट होता है ना, वैसे ही लोहा मेल्ट होने लगता है, ठीक है ना। तो चट्टानों के अंदर के जो खनिज है वो मेल्ट होने लगते हैं, ठीक है। और ये रात में यदि उन्हीं स्थानों पर बहुत अधिक अत्यधिक ठंड पड़ जाए, ठीक है, तो वही पिघले हुए खनिज जब वापस अपने स्थान पर पहुंचने लगते हैं, जमकर सिकुड़ने ठोस होने लगते हैं, तो उन स्थानों पर गैप आने लगता है, और वही गैप जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो वो क्रैक्स का रूप ले लेते हैं, और चट्टानों में धीरे धीरे क्रैक्स के कारण चट्टानें टूटने लगती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल्स में कि चट्टानें धीरे धीरे क्रैक्स बढ़ रहे हैं, और क्रैक्स बढ़ते 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 फाइनली वो चट्टानें टूट गई, ठीक है। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं भौतिक अपक्षय, जिसमें अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंडी के कारण चट्टानें अपने स्थान पर टूट जाती हैं, और चट्टानों के इस तरीके के टूटने को कहते हैं विघटन, ठीक है, विघटन की प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें चट्टानें टूट जाती हैं अपने स्थान पर। दूसरा अपक्षय है रासायनिक अपक्षय, ठीक है। रासायनिक अपक्षय में क्या होता है, रासायनिक अपक्षय में क्या होता है कि चट्टानों के अंदर के जो खनिज होते हैं, ठीक है,
वो वायुमंडल के प्रभाव में आकर के टूट फूटने लगते हैं। जैसे या तो वो पिघल के घुलने लगेंगे, ठीक है, जैसे चूना पत्थर की चट्टानों में होता है, ठीक है ना। चूने के साथ क्या होता है, चूने में जैसे पानी मिलाया जाता है तो चूना पिघलने लगता है। तो जहां पर भी चूने पत्थर की चट्टानें होंगी वहां पर बारिश के कारण, ठीक है, बारिश के कारण वो चट्टानें बहुत तेजी से पिघलने लगेंगी, ठीक है, और वहां पर धीरे धीरे वो चट्टान आसानी से नष्ट हो जाएगी, ठीक है। या तो पिघल के नष्ट हो जाती है, या फिर जिन चट्टानों में लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, उनमें ऑक्सीकरण के कारण चट्टानों में जंग लग जाता है, ठीक है। चट्टानों में जंग लग रहा है, चट्टानों में नहीं लग रहा है एक्चुअली, चट्टानों के अंदर जो लोहा है, चट्टानों के अंदर जो लोहा मौजूद है उसमें जंग लगता है। तो जंग लगने के कारण चट्टानें क्या होती है, कमजोर हो जाती है और वो अपने स्थान पर टूटने फूटने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से चट्टानों के अंदर के जो खनिज है वो जब अभिक्रिया करने लगते हैं, किसके साथ, वायुमंडल के साथ, ठीक है ना, वो जब पानी और गर्मी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उस प्रकार के अपक्षय को कहते हैं रासायनिक अपक्षय, ठीक है। इस कारण चट्टानों में क्या होता है, वियोजन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो कई बार ये पूछा जाता जा सकता है कि वियोजन की प्रक्रिया किसके कारण होती है, तो वो होती है रासायनिक अपक्षय के कारण, जिसके कारण चट्टानें घुल के नष्ट हो जाती है। और विघटन की प्रक्रिया होती है भौतिक अपक्षय के कारण, जिसके कारण चट्टानें अपने स्थान पर टूटने फूटने लगती हैं, ठीक है। तीसरा जो अपक्षय है वो है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय क्या है कि जीव जंतुओं के द्वारा अपक्षय, जीव जंतुओं के द्वारा चट्टानों को तोड़ना। तो जीव जंतु मतलब जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, अगर किसी क्रैक्स पर पेड़ पौधों की जड़ आ चुकी है, ठीक है, जैसे पीपल के पेड़ निकल आते हैं घरों की दीवारों पर, ठीक है, तो क्रैक्स पर जो जड़ होती है, धीरे धीरे जब पेड़ बढ़ता है तो वो उसकी जड़ के कारण वो क्रैक्स चौड़े होने लगते हैं और एक टाइम के बाद ये भी हो सकता है कि वो उस चट्टान को तोड़ दे, ठीक है, उसकी क्रैक्स की वजह से। जैविक घटकों के कारण जब चट्टानों का टूटना फूटना होता है तो वो प्रोसेस जैविक अपक्षय कहलाता है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय, ठीक है, तो ये है अपक्षय के प्रकार। नेक्स्ट है इसमें अपर्दन के कारक, या इन्हें कहते हैं भू आकृतिक कारक, ठीक है ना, भू आकृतिक कारक, ठीक है। तो 5 प्रमुख कारक हैं जो अपर्दन करते हैं। इसमें पहला नदी, हिमानी, पवन, समुद्री तरंगे और भूमिगत जल, ठीक है। ये पांचों कारक अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं, ठीक है। इनसे जुड़ी हुई हम कुछ स्थलाकृतियों को जानेंगे। जैसे नदी के द्वारा अपर्दन में कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, वी आकार की घाटी बनती है, गॉर्ज कैनियन बनते हैं, जल प्रपात बनते हैं, वाटरफॉल्स, ठीक है, क्षिप्रिका रैपिड्स बनते हैं, जल गर्तिका पॉटहोल्स बनते हैं, नदी विसर्ग बनती है, मियांडरिंग बनती है और नदी वेदिका बनती है। एक्चुअली नदी वेदिका जो है निक्षेपण की प्रक्रिया में बनती है, ठीक है। निक्षेपण में और क्या बनता है, जलोढ़ पंख बनते हैं, ठीक है, जलोढ़ शंकु बनते हैं, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, गोकुर झील और डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। तो नदी के अपर्दन निक्षेपण में ये स्थलाकृतियां बनती हैं। हिमानी के अपर्दन में यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, हॉर्न, एरिट, दत्याकार सोपान, भेड़शिला बनती है। निक्षेपण में टील मैदान बनते हैं, ड्रमलिन बनते हैं, एस्कर्ट्स बनते हैं, ठीक है। पवन के अपर्दन में कौन कौन से बनते हैं, वादगर्त, गारा, यारडांग, जुगेन, भूस्तंभ, ड्राइकांडर और निक्षेपण बनते हैं बालू का स्तूप और लोयस मैदान। समुद्री तरंगों से अपर्दन में क्या बनते हैं, क्लिफ बनती है, ठीक है, तरंग घर्षित चबूतरा बनता है, समुद्री गुफा बनती है, मेहराब, स्टैक। निक्षेपण में क्या बनता है, पुलिन और रोदिकाएं, ठीक है। फाइनली भूमिगत जल के अपर्दन में क्या बनते हैं, घोररंध्र, लैपीज, डोलाइन, युवाला, पोल्जे और कंदरा बनती है। निक्षेपण में बनते हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और अंधी घाटियां, ठीक है। तो इस प्रकार अपर्दन के जो ये पांचों कारक हैं वो अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं, ठीक है, और इनके द्वारा निर्मित होती है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, ठीक है ना। तो ये थी भू आकृतिक प्रक्रियाएं, ठीक है, जिसमें एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के परिवर्तन सामने आते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।